तो देखो आज हम मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। जो हमने ऑलरेडी कल पॉलीमेरिक जीन एक्शन, एडिटिव जीन एक्शन पढ़ा था, उसी को हमें आगे बढ़ाना है ना। अब देखो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस में क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो स्टेटमेंट वाइज ही आएंगे, है ना। वैसे हमें पता है कि मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस में रेशियो सेम आता है 1 4 6 4 1, है ना। बट सिर्फ वहीं तक क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन कैसे आने लग गए हैं, स्टेटमेंट वाइज आ गए हैं, एडवांस क्वेश्चन आ गए हैं। तो अगर हम सोचें कि हम इसको पूरा ना समझ के सिर्फ रेशियो तक याद करें तो आपके क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे ना। तो हमें मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस को थोड़ा डीप में पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, बट इसको समझना, ठीक है। तो देखो जो भी आपके इनमें जब भी हम मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस में आ गए तो हम कौन से करेक्टर की बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव करेक्टर्स की, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटेटिव करेक्टर्स और क्वालिटेटिव करेक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, क्वांटिटेटिव करेक्टर्स वर्सेस क्वालिटेटिव। म्यूट कर लीजिए। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में। हम्म, ठीक है। हाँ, ओलिगोजीन्स हो गया। हाँ, ठीक है। और डिफरेंस बताओ। किसको। हाँ, क्वालिटेटिव को हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रीट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं ना, जबकि क्वांटिटेटिव क्या होगा, कंटिन्यूअस आपका वेरिएशन शो करेगा ना। तो इसको आप डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड नहीं कर सकते। और बताइए इन्वायरमेंट का। हाँ, बिल्कुल। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो है वो क्वांटिटेटिव करेक्टर्स में ज्यादा होता है, क्वालिटेटिव करेक्टर्स में बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है ना। उसके अलावा देखो मेजर कैसे करते हैं, क्वांटिटेटिव को जैसे हम, हाँ, मीन, बिल्कुल मीन हो गया, वेरिएंस हो गया ना, इन सब से हम क्वांटिटेटिव करेक्टर्स को मेजर करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव जो करेक्टर्स हैं इन सबको हम कैसे मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई, रेशियो हो गया ना, जैसे मैंडल ने किया था। सो ये आपका एक आइडियल पिक्चर है जो हम बोलते हैं कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव करेक्टर्स के बीच में आपको देखने को मिलते हैं ना। अब देखो हम इसी पे हमने जो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस है, ये सारी हाइपोथेसिस आपकी कहाँ से शुरू होगी, आपके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव करेक्टर्स से, ठीक है। तो देखो एक सीक्वेंस है, ये देखा सबसे पहले क्वांटिटेटिव करेक्टर्स पर काम करने वाले वॉज फ्रांसिस गैल्टन, है ना, जिन्होंने फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट किया था टू स्टडी कंटिन्यूअस वेरिएशन, जिन्होंने रिग्रेशन और जो आपके ये सिमिलैरिटी के बारे में स्टडी किया था। हमें क्या स्टडी किया उतना डीप में नहीं जाना है, बट द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कंटिन्यूस वेरिएशन को स्टडी किया वो ध्यान रखना, इट वाज फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है। उसके बाद यूल आते हैं। यूल ने क्या किया है, यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिफोर निल्सन एंड एल ने जो अपना जो एक्सपेरिमेंट किया है ना, और उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ दिया मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस का। लेकिन जो बेसिक आइडिया है इसका, जो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस का ओरिजिन मान लो, वो उसका क्रेडिट किसको जाता है, यूल को। और बहुत बार ये क्वेश्चन दोनों स्टेटमेंट पे आया हुआ है। इस पे भी आया हुआ है कि बेसिक आइडिया ऑफ मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय गैल्टन, यूल, निल्सन, एल, ईस्ट, एमर्सन। तो राइट आंसर इज यू, है ना। और दूसरा ये भी आया हुआ है कि इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने देखो क्वांटिटेटिव करेक्टर्स के बारे में बताया कि एक तो ये सेवरल जीन से रेगुलेट होते हैं, फिर इनका जो इफेक्ट है वो कम्युलेटिव होता है और स्मॉल होता है ना। मेरा अभी हमने देखा था, अभी हम आगे भी देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे एडिटिव जीन एक्शन में हम एक एक पॉजिटिव एलील को बढ़ाते जा रहे हैं। हर पॉजिटिव इसमें कोई डोमिनेंट या रिसेसिव एलील नहीं होता। पॉजिटिव एलील मान लो डोमिनेंट एलील की तरह काम करते हैं, और रिसेसिव एलील जो है नेगेटिव एलील की तरह काम करते हैं ना। तो जैसे जैसे आप एलील्स को बढ़ाते जाओगे, जो करेक्टर है उसका एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेंथ है तो वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जितने भी आपके यहाँ पे जीन है वो सब कैसे काम करते हैं, स्मॉल, छोटा छोटा इफेक्ट करेंगे, कम्युलेटिव क्योंकि सारे एक तरफ ही काम कर रहे हैं, है ना।
और डू नॉट शो एनी डोमिनेंस, प्लस ये कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करेंगे। तो ये सारी स्टेटमेंट्स ध्यान रखना कि ये सब किसने बोली थी, यूल ने। सीधे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ दीज साइंटिस्ट टोल्ड दैट क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स are controlled by several genes, have cumulative effect and do not show dominance। और हमें लगता है निल्सन एंड एल सही होगा, बट ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या है, यूल। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट इज निल्सन एंड एल, जो मेन क्रेडिट जिसका एक्सपेरिमेंट के एविडेंस को शो करने के लिए जाता है, दैट इज निल्सन एंड एल। सीधे ये स्टेटमेंट आती है, फर्स्ट क्लियर कट एविडेंस फॉर मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। तो ध्यान रखना निल्सन एंड एल। ठीक है, अब देखो जो निल्सन एंड एल ने है, इन्होंने जो, अब मैंने आपको कल हम बात कर रहे थे, इन्होंने कैसे काम किया था, क्वाजी क्वांटिटेटिव करेक्टर्स पे। ठीक है, ऐसा करेक्टर जो कि कंट्रोल तो पॉलीजीन से हो रहा है, मतलब एक जीन नहीं है, मल्टीपल जीन इसको रेगुलेट तो कर रहे हैं, बट स्टिल वो क्या हो रहा है, डिस्क्रीट क्लासेस में डिवाइड हो सकता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कल वाला जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे, है ना, कि मैंने आपको बताया था कि निल्सन एंड एल ने, अभी हम एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, वीट का कलर पे है, जो वीट के जो सीड कलर है उस पर स्टडी किया है ना, तो उन्होंने क्या किया, कलर को रेड व्हाइट में डिवाइड कर दिया। अब हम बोलते हैं कि अगर क्वांटिटेटिव करेक्टर है तो वो तो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड हो ही नहीं सकता, फिर हमने इसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कैसे कर दिया, क्योंकि जो करेक्टर स्टडी किया गया था वो क्वाजी क्वांटिटेटिव करेक्टर था। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल आएगा, विच क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ क्वाजी क्वांटिटेटिव ट्रेट, है ना, तो वो ध्यान रखना, अलग अलग ऑप्शंस आए तो उसमें ध्यान रखना सीड कलर जो है वो एक क्वाजी क्वांटिटेटिव करेक्टर है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में देखो ईस्टन एमर्सन, इन्होंने प्रॉपर एक क्वांटिटेटिव करेक्टर के ऊपर स्टडी किया, नॉट क्वाजी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव करेक्टर, है ना। जो इमर्सन थे उन्होंने मेज पे स्टडी किया और ईस्ट ने टबैको पे स्टडी किया। जो ईस्ट का एक्सपेरिमेंट है वो भी हम देखेंगे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन सब साइंटिस्ट का ध्यान रखना, गेल्टन आए, फिर यूल आए, निल्सन एंड एल आए, ईस्ट एंड इमर्सन आए। ठीक है, अच्छा, क्वांटिटेटिव करेक्टर्स पे इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, ये किस साइंटिस्ट ने बोला था, इन्वायरमेंट के रोल के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने स्टडी की थी, जोहानसन ने, है ना। जोहानसन की थ्योरी पता है आप लोगों को, प्योर लाइन थ्योरी, है ना, वो क्या बोलती है, इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, उसी के कारण वेरिएशन होता है। तो वो साइंटिस्ट का रोल यहाँ पर भी आता है। अगर कुछ क्वेश्चन आए कि क्वांटिटेटिव करेक्टर्स पर भी इन्वायरमेंट का रोल किसने देखा था, जोहानसन, है ना। तो आपके ये सारे साइंटिस्ट क्वांटिटेटिव करेक्टर्स का जो बेस बनाना शुरू किया उसमें इन्होंने हेल्प किया। ठीक है, अब जो आपकी ये जो बुक है, ये ध्यान रखना, नेचुरल इनहेरिटेंस एक बुक का नाम है, वो बुक जो है वो किसने दी है, आपकी फ्रांसिस गेल्टन ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये बुक का नाम है, ये ध्यान रखना, आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, अब हम मल्टीपल फैक्टर, हाँ जी, निल्सन एंड एल। ठीक है, हाँ, अब देखो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस को हम पढ़ते हैं कि क्या है। अब देखो मल्टीपल इन्होंने क्या किया, मैं हम कल बात कर रहे थे, इसी को हम आगे लेके जाते हैं। देखो निल्सन एंड एल ने स्टडी किया आपका कर्नेल वीट, है ना, वीट का जो कर्नेल का कलर होता है उसको उन्होंने स्टडी किया, वीट और ओट दोनों को स्टडी किया था उन्होंने, है ना। और क्वांटिटेटिव करेक्टर के लिए स्टडी किया, उन्होंने क्या किया, दो क्रॉस बनाए, रेड के और वीट के। ठीक है, दो तरह के, रेड और व्हाइट, है ना, तो उनको दो तरह के प्लांट्स मिले, रेड और व्हाइट। ठीक है, तो इन्होंने अब ये देखा और रेशो को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने अलग अलग रेशो को देखना चाहा। जब उन्होंने माना कि मान लो ये एक जीन से रेगुलेट हो रहे हैं, ठीक है, आर जीन से, तब उन्होंने बोला कि रेशो क्या आ रहा है, 3:1, जो मैंडल का लॉ है, सिंपल, है ना। फिर जब उन्होंने देखा मान लो ये अगर दो जीन से रेगुलेट हो रहे हैं, तब रेशो आ रहा है आपका 15:1, है ना। तो अब ये वो कंफ्यूज हुए, जब दो रेशो में दो जीन से रेगुलेट होके 15:1 पे वो आए, तो उन्होंने ये समझा कि ये जरूर कैसा जीन एक्शन है, डुप्लीकेटिव जीन एक्शन है। ठीक है, तो ये यहाँ तक उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को खत्म कर लिया। ठीक है,
कि चलो ये जो करेक्टर है सीड कलर वो एक्चुअली में डुप्लीकेट जीन एक्शन से कंट्रोल होने वाला एक करेक्टर है। जब उन्होंने और केयरफुली देखा तो उन्होंने क्या देखा, जो रेड को वो एक साथ क्लासिफाई कर रहे थे वो एक्चुअली में एक साथ क्लासिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो कलर की इंटेंसिटी थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, है ना। जैसे स्टार्टिंग में लाइट रेड, तो उन्होंने क्या किया, इसको अलग अलग क्लासेस में क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जब उन्होंने इसको स्टडी किया, जब ग्रेड्स उन्होंने स्टडी की, तो उन्होंने देखा कि जब हम रेड कलर को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं तो जो 15 रेशियो है वो आपका क्या डिवाइड हो रहा है, 1 4 6 4, इसके अंदर और वो सब डिवाइड हो जाता है। तब उन्होंने न्यू रेशियो निकाला कि एक्चुअली में मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस या ये जो कलर है वो डुप्लीकेट जीन एक्शन के कारण नहीं है, ये एक्चुअली में किसके कारण है, एडिटिव जीन एक्शन के कारण है। और इस जीन एक्शन में जो एलील्स होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव की तरह काम करते हैं। जैसे जैसे आप उनको पॉजिटिव एलील बढ़ते जाएंगे कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, नेगेटिव एलील बढ़ते जाएंगे कलर की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। तो फिर उन्होंने देखो ये डिवाइड कर दिया जो मैं आपको बता रही थी, रेड की शेड के ऊपर डार्क रेड, उसके बाद आपका क्या है, मीडियम डार्क रेड, मीडियम रेड, लाइट रेड और व्हाइट, है ना। देखो अब ये जो है आपका टफ क्वेश्चन ना, इसमें ये ध्यान रखना कौन सा क्या है, मतलब व्हाइट तो आपको पता है एक है, अगर ये पूछे कि 6 जो रेशियो है वो किसका है, तो वो ध्यान रखना मीडियम रेड का है, इसको हम भूलना नहीं है, इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं ध्यान रखना कि सिर्फ हमने रेशियो याद कर लिया। तो डार्क रेड हमें पता चल गया चलो एक ही होगा, व्हाइट भी हमें पता चल गया एक ही होगा, है ना। मीडियम रेड ध्यान रखना सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे आपके ऑप्शन में मीडियम रेड होगा, मीडियम डार्क रेड होगा, लाइट रेड होगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा जो थे वो कौन से प्रेजेंट थे। तो ध्यान रखना मीडियम रेड जो है सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, दो जो कि 6 है, मीडियम डार्क रेड और लाइट रेड का रेशियो जो है वो 4 आया, ठीक है। तो ये उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट पे कुछ स्टेटमेंट्स है जिस पे क्वेश्चन आएंगे ना, जो अजम्पशंस उन्होंने माने या जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला। तो देखो ये वही, हाँ जी, कौन सा, ये मीडियम डार्क रेड वाला, अच्छा देखो यहीं से मैं बताती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जो आपके पेरेंट जो है उन्होंने निल्सन एंड एल ने डार्क रेड कलर लिया, ठीक है, डार्क रेड उनको दिखा और उन्होंने व्हाइट को क्रॉस करवा दिया, ठीक है। अब जब उन्होंने इन दोनों को क्रॉस करवाया, सबसे पहले उन्होंने क्या सोचा कि 1 जीन से रेगुलेट हो रहे हैं ना, 1 जीन से रेगुलेट होंगे तो रेड आपका ऐसा दिखेगा और व्हाइट आपका ऐसा दिखेगा। फिर उन्होंने इन दोनों को क्या किया, क्रॉस करवा दिया, F1 आया, ठीक है, उसके बाद F2 आया, F2 के अंदर क्या आएगा, आर आर, आर आर और ये है ना, ये दो आएंगे, तो क्या आएगा, 3 आपका रेशियो आ जाएगा रेड का और एक क्या आ जाएगा आपका व्हाइट का, जो सिंपल मैंडल का लॉ है ना। तो उन्होंने पहले ये माना कि ये जरूर एक जीन से रेगुलेट हो रहा है और 3:1 आ रहा है। फिर उन्हें लगा कि नहीं ये अलग चीज है, उन्होंने फिर नेक्स्ट जो स्टडी करी तो उनको लगा ये 2 करेक्टर से रेगुलेट होने वाला जीन है ना। तब उन्होंने क्या बनाया, मान लो R1, उसके बाद R2, ठीक है, और उसके बाद क्रॉस करवा दो R1, R2, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 जीन हमने देख लिए, जैसे हमने इंटरेक्शंस में देख रहे थे। अब जब इनको हमने क्रॉस करवाया तब उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे तो मीडियम रेड आया, उसके बाद हमने वही जो सेल्फिंग करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको अलग अलग रेशियो दिख रहे हैं, एक्चुअली में उन्होंने इन सबको किस में डिवाइड कर दिया, ये सोच के कि ये सारे क्या रेड है और सिर्फ ये जो एक है वो क्या आ गया आपका, व्हाइट आ गया। जब दोनों एलील्स रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तभी सिर्फ व्हाइट दिख रहा है, तो उन्होंने क्या सोचा कि ये डुप्लीकेट जीन एक्शन है, ठीक है। बट अब जब उन्होंने केयरफुली देखा तो ये जो आपको कलर दिख रहा है ये है ना, ये अब देखो यहाँ ये दोनों कलर तो उनको सेम लगे, लेकिन ये दोनों कलर एक दूसरे से अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इसमें देखो कितने आपके 2 डोमिनेंट एलील है और इसके अंदर सिर्फ क्या आपका एक डोमिनेंट एलील है। तो जब उन्होंने डोमिनेंट एलील या पॉजिटिव एलील के बेसिस पे क्लासिफाई किया तो उन्होंने देखो यहाँ पे अलग अलग क्लासिफाई कर दिया।
और रेशो जब इनमें से उन्होंने कैलकुलेट करके रेशो कैलकुलेट किया तो देखा कि एक डार्क रेड आ रहा है, कौन सा आएगा, जब R1 R1 R2 R2, ठीक है, एक आपका डार्क रेड आ गया। फिर मीडियम डार्क, जब आपके चारों एलील कैसे हो, डोमिनेंट है ना, जब 3 एलील डोमिनेंट होंगे तो मीडियम डार्क रेड आएगा, जब 2 एलील डोमिनेंट होंगे तो मीडियम रेड आएगा, एक आपका डोमिनेंट एलील है तो लाइट रेड आएगा, और अगर कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो व्हाइट कब आएगा, R1 R1 R2 R2, है ना। और लाइट रेड कैसे आ सकता है, R1 बाकी सारे आपके क्या हो, स्मॉल, या फिर R1 का दोनों स्मॉल है, R2 आपका एक बड़ा हो गया। ये कंडीशन आपकी क्या बना सकती है, लाइट रेड को, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि R1 क्या है, R2 क्या है, एलील से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कितने पॉजिटिव एलील है और कितने नेगेटिव एलील है, ठीक है। सो उन्होंने डार्क रेड, जो हमारे रेड कलर आया, जो यहाँ पे ये जो पूरा आपको पुनेट स्क्वायर दिख रहा है, इन सब में उन्होंने जब कलर इंटेंसिटी देखी तो अलग अलग कलर आया, और उन्होंने फाइनल रेशियो बनाया 1:4:6:4:1, जो कि कभी कब पॉसिबल था, एडिटिव जीन एक्शन के बाद, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उससे उन्होंने कुछ अजम्पशंस निकाले, इन अजम्पशंस को आपको ध्यान रखना है ना, एक्सपेरिमेंट तो शायद ही कोई आपसे पूछेगा, बट ये नहीं समझ आएगा तो ये आपको अजम्पशन समझ नहीं आएंगे ना। सो उन्होंने बोला कि एक क्वांटिटेटिव क्रेट ऐसा होता है जो कि मैनी जीन से रेगुलेट होता है, ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। पॉजिटिव एलील क्या होता है, एवरी जो कि डोमिनेंट एलील जो है वो अगर स्मॉल इफेक्ट कर रहा है पॉजिटिव की तरफ, उसको हम पॉजिटिव एलील बोलते हैं। जैसे हमने क्या देखा था, R1 R2 दीज ऑल आर पॉजिटिव एलील। जब नेगेटिव एलील है, अगर वो कलर को प्रोड्यूस नहीं करते है ना, तो R1 R2 ये जो हो गए आपके कैसे हो गए, नेगेटिव एलील। जितने नेगेटिव एलील बढ़ाओगे उतना कलर आपका कम होता जाएगा, जितने पॉजिटिव एलील बढ़ाओगे उतना आपका कलर ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे हम रिसेसिव और डोमिनेंट वर्ड ना यूज करके नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड यूज करते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए, क्योंकि देखो रिसेसिव और अगर हम डोमिनेटिंग बोलेंगे तो आपका डोमिनेटिंग जीन एक्शन काम करता है, और उसमें इसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा कि कौन सा जीन काम कर रहा है। यहाँ पे हमें R1 R2 से कोई मतलब नहीं है, R1 अगर एक होगा तो भी उतना इफेक्ट आएगा, R2 अगर एक होगा तो भी उतना इफेक्ट आएगा, है ना। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कौन सा जीन है, जबकि जो अभी तक हमने एपिस्टेसिस के इंट्रैक्शंस पढ़े थे उस सब इंट्रैक्शंस में याद करो कि बहुत फर्क पड़ रहा था कौन सा एलील क्या काम कर रहा है ना। जैसे सप्लीमेंट्री मॉडिफाइंग था तो उसके अंदर जीन अगर बदल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। फिर इनहिबिटरी वाला है तो इनहिबिटरी वाला याद करो, उसमें भी एक ही जीन था जो कि काम कर सकता है इनहिबिटरी की तरह, तो अगर दूसरा डोमिनेंट हो जाएगा तो आपका सारा बदल जाएगा, है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जीन्स डू नॉट शो डोमिनेंस, जो है आपका हेट्रोजाइगोट इफेक्ट आएगा, है ना। हेट्रोजाइगोट इफेक्ट से क्या कहना चाहता है कि ये एवरेज इफेक्ट जो है वो शो करेगा, कोई डोमिनेंस यहाँ पे नहीं आएगा। फिर उन्होंने मिनेल्सन एंड एल ने मेजर और माइनर जीन्स के बारे में बताया कि माइनर जीन्स होते हैं जो पॉलीजीन से रेगुलेट हो, जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं और कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करते हैं, जो हमने अभी फर्स्ट स्लाइड पे बात की थी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बीच में डिफरेंस, है ना। और मेजर जीन्स जो कि ओलिगोजीन होते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर को बात करते हैं और क्लियर कट में डिवाइड कर देते हैं। सो दीज ऑल वर, हमें किस क्लियर कट मतलब जैसे हमने क्लासेस में डिवाइड किया था, अभी जो हमने मान लो जो कलर है, ठीक है, तो कलर को हम क्या कर सकते हैं, पर्पल में डिवाइड कर दिया, येलो में डिवाइड कर दिया, तो ये हमने दो क्लास में डिवाइड कर दिया, ठीक है। प्लांट हाइट ले लो, तो प्लांट हाइट को कैसे डिवाइड करोगे, वो तो अलग अलग सेंटीमीटर्स की है ना, कितने 19.2 19 कुछ भी हो सकती है, उसको हम क्लियर कट क्लासेस में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके क्या आता है, क्वाजी क्वांटिटेटिव ट्रेड, ये जो है क्वाजी क्वांटिटेटिव ट्रेड, ये क्या है, दीज आर गवर्न बाय व्हाट, दीज आर गवर्न बाय पॉलीजीन्स, है ना, बट दे शो डिस्क्रीट वेरिएशन। अब एक्चुअली में खुद सोचो कि इन्होंने बोला तो ये कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर पे हम स्टडी कर रहे हैं,
एडिटिव जीन एक्शन भी हमें दिखा, है ना। बट फिर भी अब यहाँ पे ये हमने क्या किया है, ये एक्चुअली में तो हमने क्लास में डिवाइड ही कर दिया ना, डार्क रेड, मीडियम डार्क रेड। रियल में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तो ये जो डिवाइड किया है वो कैसे पॉसिबल हुआ क्वांटिटेटिव करेक्टर में, बिकॉज ऑफ क्वाजी क्वांटिटेटिव ट्रेट। तो ये ध्यान रखना, निल्सन एंड एल ने जो करेक्टर पे काम किया था वो क्वाजी क्वांटिटेटिव ट्रेट था, ठीक है, ठीक है। सो दैट वाज क्वाजी क्वांटिटेटिव ट्रेट। अब देखो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है दैट इज ईस्ट का एक्सपेरिमेंट, है ना। देखो ईस्ट ने क्या किया था, जो प्रॉपर एक क्वांटिटेटिव करेक्टर पर काम किया, ठीक है। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। फिर हमें ध्यान रखना है कि निकोशियाना लॉन्गीफ्लोरा साइन जो है टबैको, उस स्पीसीज पे काम किया। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ निकोशियाना ईस्ट ने उस पे काम किया था। तो ध्यान रखना लॉन्गीफ्लोरा पर, ठीक है, आया हुआ है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट समझो, है ना। देखो ये सिर्फ एक बार समझ जाओगे, जो बीडी सिंह की लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। जब आप इसको बहुत डीप में और डिटेल में, अब जैसे मैंने इसको और डिटेल में कहीं से पढ़ा तब जाके ये नेट शेल में आपको समझ आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें इन्होंने क्या किया, एक्चुअली में कैसा करेक्टर है, क्वांटिटेटिव करेक्टर। कौन सा करेक्टर लिया, कोरोला की लेंथ ली, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, विच करेक्टर वाज स्टडीड बाय ईस्ट, कोरोला की लेंथ, किस क्रॉप में, निकोशियाना लॉन्गीफ्लोरा में। अब जो सिंपल क्वेश्चन आएगा वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, इन दो ही क्वेश्चन पे, ठीक है। अब मान लो स्टेटमेंट पे बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें अब ये समझना पड़ेगा कि ये क्या किया उन्होंने। सो उन्होंने दो पेरेंट्स लिए, एक पेरेंट्स की जो कोरोला का लेंथ है वो 40 mm मान लेते हम, और दूसरा का 93, है ना। ये एक रेंज दे रखी है, इसके बीच में उन्होंने दो पेरेंट्स लिए, क्रॉस करवाया, और F1 जो आई इन्होंने 73 mm आई, ठीक है। अब देखो F1 73 mm आई, तो इसलिए हमें क्या पता चला, डोमिनेंट जीन एक्शन था या एडिटिव था, पहले तो ये बताओ। कैसे, क्योंकि डोमिनेंट जीन एक्शन होता तो हम क्या बोलते कि वो या हाईएस्ट, जो अगर ये मान लो डोमिनेंट एलील है तो उसके बिल्कुल हाँ उतना होता, या फिर 40 जितना होता। बट ये जो आपकी आ रही है कोरोला की लेंथ, ये क्या आ रही है, विद इन द रेंज, है ना। इन दोनों के बीच में एक रेंज आ रही है, वो कब पॉसिबल है, जब एडिटिव जीन एक्शन होगा, है ना। तो ये उन्होंने सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि ये जो है सच में ये करेक्टर एडिटिव जीन एक्शन को शो करता है। अब उन्होंने इसके बाद F2 जनरेशन भी स्टडी की, F3 जनरेशन भी स्टडी की, है ना। ये इन्होंने लॉन्गर F2 F3 सब जनरेशन स्टडी की। अब उन्होंने कंक्लूजन्स निकालने शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि जो पेरेंट्स उन्होंने लिए हैं वो कैसे हैं, हाईली इनब्रिड पेरेंट्स, ठीक है। इनब्रिड पेरेंट्स, इनब्रिड क्या होता है, जो ऐसे पेरेंट्स जो कि हम क्रॉस पॉलिनेटिंग क्रॉप में सेल्फिंग करवा के बनाते हैं, है ना। जो हम ब्रीडिंग पढ़ेंगे तो और डिटेल में आएगा, बट इनब्रिड्स क्या होते हैं, प्योर लाइन से कैसे अलग होते हैं, प्योर लाइंस होती हैं जो हम सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप में होती है, इनब्रिड्स जो कि क्रॉस पॉलिनेटिंग में होती है, होते दोनों सेल्फिंग से ही है, ठीक है। सो ये नियरली होमोजाइगस बन जाते हैं बिकॉज ऑफ सेल्फिंग। तो उन्होंने जो दो पेरेंट्स लिए वो इनब्रिड्स लिए, है ना। बट स्टिल उसके अंदर क्या था, वेरिएशन प्रेजेंट था। वो वेरिएशन किसके कारण होगा, ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट के कारण, ठीक है। तो ये जो उन्होंने पहले चीज देखी, उससे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जरूर ये भी क्या है, कुछ जीन है जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, कि ये जो है किसी जीन से रेगुलेट हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएशन, एनवायरनमेंट का इफेक्ट कब होगा, जब कोई हेरिडिटी फैक्टर होगा। तो ये किससे रिलेट करता है, ये पॉइंट मैंडल के लॉ से ना, हम अभी नेक्स्ट जो पढ़ेंगे। तो इन्होंने ये मैंडल की जो बेसिक प्रिंसिपल था कि कोई एक हेरिडिटी के लिए एक फैक्टर होता है जिसको जीन बोलते हैं ना, मैंडल ने वो फैक्टर वर्ड यूज किया था, एक्चुअली में वो जीन थे। तो इससे ये पता चला कि इनके अंदर भी होमोजाइगस होके भी वेरिएशन आ रहा है। इसका मतलब जरूर, क्योंकि हमें पता है क्वांटिटेटिव करेक्टर्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंट से इफेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये जो करेक्टर है इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय जीन, ठीक है। तो पहला उन्होंने ये देखा।
फिर उन्होंने F1 जनरेशन पे आ गए। F1 जनरेशन में उन्होंने क्या देखा कि जो कोरोला की लेंथ है वो इंटरमीडिएट आ गई है ना। अभी हमने देखा 40, 90 और कोरोला की लेंथ क्या आ गई थी आपकी 73, तो दोनों के बीच की आ गई। तो एक तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों पेरेंट्स के बीच में आपकी कोरोला की लेंथ आ गई। दूसरा उन्होंने देखा ये जो मीन आपका कोरोला का लेंथ है वो भी आपका क्या है बिटवीन द पेरेंट्स है ना, जो आपके इंटरमीडिएट जो है, बिकॉज क्योंकि क्या है एडिटिव जीन एक्शन है, तो ऑफ कोर्स जो है मीन भी क्या होगा दोनों पेरेंट्स के बीच का होगा है ना। तो उन्होंने ये देखा कि वेरिएशन भी लगभग पेरेंट्स के बराबर है और जो मीन है वो भी आपका क्या इंटरमीडिएट आ रहा है बिटवीन द पेरेंट्स। इससे उन्होंने क्या पता लगाया, वही जो हमने अभी बात की थी कि यहाँ पर एडिटिव जीन एक्शन है बल्कि डोमिनेंट जीन एक्शन नहीं है। ये कैसे पता चला, पेरेंट्स से नहीं पता चला, ये किससे पता चला F1 को स्टडी करने से, क्योंकि उसका जो मीन आया था वो इंटरमीडिएट आया। तो हमने बोला कि जरूर एडिटिव जीन एक्शन है, डोमिनेंट जीन एक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड उन्होंने F2 जनरेशन जब स्टडी की, F2 जनरेशन में उन्होंने क्या देखा, देखो F1 का जो वेरिएशन था, F1 के अंदर क्या वेरिएशन आता है, F1 जो है उसके अंदर जो वेरिएशन है, अब देखो मान लो हमने वहां देखते हैं आर, ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, सिंपल अगर हम एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स लें तो F1 में ये आएगा है ना। अब देखो यहाँ पे ये तो या तो इसके बराबर आएगा या फिर इसके बराबर आएगा ना। F1 में यहाँ पे अगर देखोगे तो इंटरमीडिएट एक आ गई, कोई भी आपको अलग अलग तरीके के नहीं दिखते है ना। तो इसलिए F1 के अंदर कभी भी ये जो वेरिएशन है वो किसके आप ज्यादा नहीं आ सकता, ना तो इससे बाहर गया और ना ही इससे बाहर गया, बिकॉज ऑफ एडिटिव जीन एक्शन है ना। बाहर कब जा सकता था, अगर ओवर डोमिनेंस होता। तो F1 के अंदर आपको वेरिएशन इतना नहीं मिला, बट F2 के अंदर आपको वेरिएशन मिलेगा। उसका रीजन क्या होता है, हम हमें हाँ सेग्रीगेशन के कारण, गुड है ना, क्यों F1 में कोई सेग्रीगेशन नहीं होता, इसीलिए हमें उसको एलील्स को हम स्टडी नहीं कर सकते। F2 के अंदर आपको क्या देखने को मिला, कंटिन्यूअस वेरिएशन, जो वाइड वेरिएशन ना तो वो पेरेंट्स में था ना वो F1 में था, एक्चुअली में वो किस में आपको देखने को मिला, F2 के अंदर। ठीक है, और उन्होंने क्या देखा कि F2 के अंदर जब उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स जो है ना स्टडी किए F2 के अंदर, बट उन्हें एग्जैक्ट पेरेंटल टाइप जो है वो रिकवर नहीं हुआ। ठीक है, बिकॉज ऑफ एडिटिव जीन एक्शन। तो उन्होंने बताया कि जो कोरोला का लेंथ है वो सिंगल जीन से रेगुलेट नहीं होता है ना, और इसमें बहुत सारे जीन हैं जो स्मॉल स्मॉल एडिटिव इफेक्ट को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, जो ईस्ट है उन्होंने 3 लेवल पे काम किया। पेरेंट्स पे उन्होंने काम किया, देखा कि वो इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये बोला कि जरूर ये जो हम करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं वो किसी जीन से काम रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, तभी इन्वायरमेंट का उस पर इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद F1 जनरेशन को उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कि जो मीन लेंथ आ रही है वो दोनों के बीच की आ रही है, और जो वेरिएशन है वो लगभग कैसा है, पेरेंट्स से बाहर नहीं जा रहा है ना। इससे उन्होंने पता लगाया बिकॉज मीन लेंथ आपकी इंटरमीडिएट है, वो एडिटिव जीन एक्शन से कंट्रोल हो रहा है। अब एडिटिव तो आ गया, बट हम ये सोचे कि क्या एक ही जीन है या मल्टीपल जीन है, वो कैसे रेगुलेट हुआ F2 जनरेशन में, क्योंकि हमें बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिला, प्लस जो पेरेंट्स थे वो रिकवर नहीं हो पाए है ना। पेरेंट्स रिकवर कब हो पाते हैं, जब अगर डोमिनेंट जीन एक्शन काम करता। प्लस देखो जो F2 है, F2 के अंदर ये आपने ऐसा कर्व देखा होगा, बेल शेप कर्व, ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब देखने को मिलता है, एडिटिव जीन एक्शन के अंदर ही, जब कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है ना। तो ये बेल शेप कर्व भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था इन ईस्ट ने, जिससे ये कंफर्म हुआ कि क्या हो रहा है, एक जो आपका करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है वो बहुत सारे छोटे छोटे जीन से सारे मिलके एडिटिव एक्शन कर कर एक करेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट जो ईस्ट ने किया। ठीक है, अब उसके बाद देखो मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजीन। ठीक है,
ये जो है इसको भी मैं ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें जो है, मैंडल वाला जो है, जो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस है, वो तो है आपका इजी क्वेश्चन तक, है ना। ये दो जो टॉपिक है उस पे क्वेश्चंस नहीं आए हुए, है ना। आप देखोगे तो नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आ नहीं सकते, है ना। टफ क्वेश्चन जब बनेगा तो इन दोनों चीजों से बनेगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं, है ना। तो देखो, एक तो ईस्ट का एक्सपेरिमेंट ध्यान रखना, वो क्या बोलता है। अब देखो, मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजीन, इस पे एक बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल इस लाइन पर ही, है ना। हम क्या सोचते हैं कि ओलिगोजीन होते हैं जो कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव है, और पॉलीजीन जो है वो क्वांटिटेटिव है। तो हम एक्चुअली सोचते हैं कि एक्चुअली में क्वालिटेटिव करेक्टर ही तो मेंडल ने काम किया था। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस सिर्फ किस पे लागू होता है, आपका क्वालिटेटिव करेक्टर्स पे, ठीक है। ये बेसिक सेंस जो होता है हमें पता होता है, बट ये ईस्ट के एक्सपेरिमेंट से हमने ये रिलेट किया कि एक्चुअली में जो पॉलीजीन्स हैं वो भी किसको रूल फॉलो करते हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को, है ना। तो ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि पॉलीजीन्स डज नॉट फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस, वो भी मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये जो अगर मेन क्वेश्चन आएगा तो यहीं तक आ जाएगा, और मान लो बहुत ही टफ आ गया क्वेश्चन, तब ये स्टेटमेंट्स जो है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या बोलते हैं कि डिफरेंट जो आपकी F2, सबसे पहले उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, और फिर हम देखेंगे कि उसका क्या रिजल्ट निकला, है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि डिफरेंट F2 प्रोड्यूस्ड यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, F3 प्रोजनी की, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि जो आपके F2 प्लांट्स हैं वो जब F3 प्रोजनी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सिमिलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे? शॉर्ट F2 प्लांट जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, शॉर्ट F3 प्रोजनी को। लॉन्ग F2 प्लांट्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हायर को। और अगर इंटरमीडिएट लेंथ है कोरोला की तो वो इंटरमीडिएट ही F3 को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये समझ आया कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। F2 तक तो हमने पहले पढ़ ही लिया, F3 को जब हम स्टडी करने लगे तो हमें पता चला कि हमें दो तरह के करेक्टर्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं कि एक तो क्या, जो लेंथ हो रही है वो सिमिलर प्रोड्यूस कर रहा है F3, लॉन्गर इज लॉन्गर, शॉर्टर इज शॉर्टर, इंटरमीडिएट इज इंटरमीडिएट, ठीक है। तो हमें पता चला कि क्या इसका मतलब कि जो एवरेज की कोरोला लेंथ है जो हम F3 में देख रहे हैं, वो कौन डिसाइड कर रहा है कि F2 का जीनोटाइप कैसा है, ठीक है। अब ये हमने देखा, अब इससे मतलब क्या निकला, इससे मतलब ये निकला कि जो F2 प्लांट्स हैं वो भी किससे कॉम्बिनेशन है, these all are combination of मेंडेलियन फैक्टर्स, है ना। जो मेंडेलियन फैक्टर्स, क्यों, क्योंकि इनहेरिटेंस जो है वो सेम उसी तरह से सेग्रीगेट हो रहा है। अगर हमने लॉन्गर लिया तो आगे जाके वो क्या बना रहा है, लॉन्गर ही बना रहा है ना। तो ये चीज जो है इससे हमें पता चला कि ये जो है वो मेंडेलियन फैक्टर्स को फॉलो कर रहा है। उसके अलावा देखो, उससे और क्लियर होगा आपको कि देखो उन्होंने क्या किया, कर्व को ऑब्जर्व किया, है ना। ये जो मैं आपको बता रही थी, ये कर्व, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना टफ क्वेश्चन के लिए। अगेन मैं बोल रही हूँ, इजी क्वेश्चन इस पे नहीं आएंगे, टफ क्वेश्चंस के लिए ये है ना। तो देखो, इसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, बेल का जो कर्व था, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व उन्होंने करेक्टर्स के लिए, पॉलीजीन को हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंटिन्यूस वेरिएशन शो करेंगे तो इस तरह का कर्व बनेगा ना। तो उन्होंने क्या देखा कि जो आपका एक्सट्रीम टाइप है, ये वाला एक्सट्रीम होता है, और ये क्या होता है, आपका एक्सट्रीम होता है, और ये जो है आपकी क्या होता है, इंटरमीडिएट, है ना। तो उन्होंने देखा कि जो इंटरमीडिएट है वो तो F2 जो पॉपुलेशन है वहां पे आ रही है, ठीक है। एक एक्सट्रीम पर आपकी जो है F3 जो पॉपुलेशन है मोस्टली वहां पर आ रही है, ठीक है। और दूसरा जो आपका एक्सट्रीम है वहां पे आपकी F3 जो पॉपुलेशन है वो F1 और पेरेंट्स के बराबर आ रही है, ठीक है। सिमिलैरिटी देख रहे हैं हम, F3 जो हमारी प्रोजनी है उस F3 का जो इफेक्ट आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, एक एक्सट्रीम पे F3 के बराबर आ रहा है, एक एक्सट्रीम पे F1 और पेरेंट्स के बराबर आ रहा है, और मेजरली किसके आ रहा है, F2 के बराबर आ रहा है। जब ये उन्होंने देखा तो इससे उन्होंने क्या पता लगाया कि एक्चुअली में देखो कितना आपको अलग अलग तरीके का वेरिएशन दिख रहा है।
इसका मतलब ये पता चला कि एक्चुअली में ये जो कंटिन्यूस वेरिएशन दिख रहा है, एक्सट्रीम बिल्कुल अलग है, जो इंटरमीडिएट है वो अलग है। तो उससे क्या पता चला कि कंटिन्यूस वेरिएशन यहाँ पर शो हो रहा है, प्लस वो किससे रेगुलेट हो रहा है, आपके स्मॉल ओलिगो जीन से, है ना। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एक्चुअली में जो पॉलीजीन्स हैं वो क्या हुए हैं, आगे ओलिगो, छोटे छोटे ओलिगो जीन्स का कंटिन्यूअस एफर्ट या फिर कम्युलेटिव एक्शन से ही आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बना, है ना। तो ये क्या बोलता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजीन, कि जो छोटे छोटे आपके, मान लो हमने R1 R2 और R2, है ना, ये दो एलील हमने पढ़े थे। तो उस एलील के अंदर R1 और R2 दोनों मैंडल के दोनों लॉ को फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों को फॉलो करेंगे, है ना। और दोनों ही कैसे हैं, ओलिगोजीन है, अपने लेवल पे दोनों ही स्मॉल इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का नेचर कैसा होगा, वेरिएशन जो है वो एक कंटिन्यूस वेरिएशन को शो नहीं करेगा, लेकिन जब ये सारे साथ में मिल जाते हैं तब वो पॉलीजीन बनाते हैं। समझ आया। तो पॉलीजीन एक्चुअली में क्या है, ऐसे छोटे छोटे ओलिगोजीन से मिलके बना हुआ है जो अपने लेवल पर मैंडल के लॉज को फॉलो करते हैं, दोनों लॉ को फॉलो करेंगे, जीन से इनहेरिटेंस होंगे, ये सब जो नेचर है वो फॉलो करेगा। बस जब वो साथ में मिलके एक एडिटिव जीन एक्शन बढ़ते हैं तो हमें वो कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है ना। सो दिस इज जो है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। फिर एक लास्ट स्टेटमेंट ध्यान रखना कि उन्होंने क्या बोला था कि जो वेरिएशन है वो देखो F2 के अंदर, F1 जो हम देखते हैं पेरेंट्स है ना, जब हमने मान लिया पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स और F1 में लगभग बराबर वेरिएशन हुआ, ठीक है। F2 के अंदर मैंने आपको बोला कि वेरिएशन क्या हुआ, बढ़ गया। अब F3 और F4 में बताओ क्या होगा, और बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बराबर रहेगा, कैसे, सही बता रहे हो, कम हो जाएगा, गुड, है ना, क्योंकि होमोजाइगोसिटी आपके बढ़ जाएगी, है ना। इनब्रिड्स जो है हम धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहे हैं, सेल्फिंग कराएंगे। F3 F4 किससे बन रहा है, F2 की सेल्फिंग से F3 बन रहा है, F3 की सेल्फिंग से F4 बन रहा है। तो F2 के अंदर तो सेग्रीगेशन हुआ, तो इसीलिए वेरिएशन बहुत ज्यादा आ गया, लेकिन आपके F3 और F4 के अंदर वेरिएशन क्या होगा, कम आएगा ना। तो ये जो आपको थर्ड पॉइंट दिख रहा है कि F4 में F3 से कम होगा और F3 में F2 से कम होगा, ये स्टेटमेंट भी अलग से ध्यान रखना, ठीक है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना कि वो कौन सा लॉ फॉलो करता है, पॉलीजीन भी मेंडेलियन इनहेरिटेंस। फिर दूसरी स्टेटमेंट ऐसे बोले कि छोटे छोटे कम्युलेटिव जो स्मॉल जीन्स हैं वो ओलिगो जीन्स की तरह काम करते हैं और मैंडल लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी, सही है। इस पे कैसे पता चला, जब स्टडी की हमने F3 जनरेशन को ना, और F3 जनरेशन में भी देखो ये एक यहाँ पे आपको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि डिफरेंट हमने F2 जीनोटाइप लिए, ठीक है। अलग अलग जीनोटाइप लेंगे तो उसके अलग अलग गैमीट्स होंगे, फिर वो अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, सेग्रीगेशन शो करेंगे, ठीक है। तभी आपके डिफरेंट F3 प्रोजनीज आई, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे हमें पता चला कि वो एक तरफ से सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहे हैं, तभी जो इनहेरिटेंस आ रहा है। वरना क्या होता, जो शॉर्ट है वो लॉन्ग मीडियम कुछ भी दे देता। अगर ऐसा होता तो हम ये नहीं कहते कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो लास्ट इज ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन। अब देखो ट्रांसग्रेस, हाँ जी, हाँ बोलो, हाँ हाँ बिल्कुल, ओलिगोजीन पे, ओलिगोजीन पे क्या, क्वालिटेटिव करेक्टर्स जो थे वो ओलिगोजीन्स थे। हम्म, हाँ देखो, दोनों अभी जो जैसे एडिटिव, ये तो क्लियर है, एडिटिव जीन एक्शन जो है आप, हाँ देखो,
हाँ मैं देखो, जो आपका मैंडल का जो काम है, वो मैंडल का काम जो है वो सारा किस पे, आपके ओलिगोजीन्स पे ना, क्वालिटेटिव करेक्टर पे। तो जो भी हम जो पढ़ते हैं हमेशा कि आपके जो फैक्टर्स हैं वो सारे कैसे मैंडल के लॉ पे बेस होते हैं, ओलिगोजीन्स है ना, कैसे क्लियर कट क्लास में डिवाइड हो रहा था, मैंडल ने वही किया, टॉल और ड्वार्फ में डिवाइड कर दिया है ना, कलर में रेड येलो में डिवाइड कर दिया, तो वो सही है। फिर क्लासेस जो डिवाइड हुई इन्वायरमेंट से, जो उसका इफेक्ट नहीं हुआ, कलर जो है टॉल तो टॉल आएगा, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ आएगा, है ना। उसके बाद ये इन्वायरमेंट से इफेक्ट नहीं हुए। उसके बाद ये कौन से जीन, हमेशा हमने क्या जीन लिए, सिर्फ एक एक जीन ही लिया है। हाइट जो है वो टी से रेगुलेट हो रहा है, ठीक है, शेप आर ले लिया, वाई ले लिया, ये सब क्या है, सिंगल जीन से रेगुलेट हो रहे हैं। तो मैंडल का पूरा काम जो है, जब तक मैंडल आए थे तब तक हम एडिटिव जीन एक्शन या इन सब पे नहीं आए, है ना। ये हमने बाद में करना शुरू किया। अब मैंडल के जो लॉ है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारी ब्रीडिंग जो है वो सारी किसके अराउंड घूमती है, एडिटिव जीन एक्शन, पॉलीजीन्स के अराउंड, ठीक है। तो जब पॉलीजीन्स है, फिर हमने धीरे धीरे एडिटिव जीन एक्शन से पॉलीजीन पे आए। तो पॉलीजीन में हमें समझ आया कि ये क्वांटिटेटिव करेक्टर से रेगुलेट होगा डिफरेंट क्लासेस में। पॉलीजीन का सबसे अच्छा एग्जांपल यील्ड समझा करो, है ना। तो यील्ड है, यील्ड को अलग अलग क्लासेस में कैसे डिवाइड करोगे, यील्ड तो कितनी भी आ सकती है। प्लस जैसे जैसे पॉजिटिव एलील बढ़ते जाएंगे यील्ड आपकी बढ़ती जाएगी, नेगेटिव एलील बढ़ाते जाओगे यील्ड आपकी कम होती जाएगी। इन्वायरमेंट का इफेक्ट हमें पता है यील्ड पे होता है। सो ये तो प्लांट हाइट जो है ना, देखो प्लांट हाइट भी एक्चुअली में पॉलीजीन ही है, ठीक है। जो मैंडल का जो वो है वो उन्होंने क्लासिफाई किया था पी के अंदर। एक आपको मैं आपको बताया था कि पी को जो वाई मैंडल वाज लकी, उसमें मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया था कि जो करेक्टर मैंडल ने स्टडी किए वो सारे करेक्टर ने क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस शो किया था। अगर वहां पर कोई भी क्वांटिटेटिव करेक्टर शो हो जाता तो वो लॉ जो है वो फेल हो जाते, है ना। क्योंकि वो लॉ जो है वो, अगर आप सिर्फ पॉलीजीन को ओवरऑल पढ़ोगे ना, जैसे ईल्ड पे वो लॉ लगाने लग जाओगे तो वो लॉज नहीं लगेंगे, है ना। बट ये हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको हमने जब डीप स्टडी किया एक्सपेरिमेंट से तो हमें पता चला कि पॉलीजीन जो है एक्चुअली में छोटे छोटे किन से बना हुआ है, बहुत सारे एलील्स है ना। अब ईल्ड को कितने एलील कंट्रोल करते हैं ये हम नहीं पता कर सकते, इसीलिए हम उसको डायरेक्टली कभी भी सेलेक्ट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कितने जीन इसके पीछे है। तो लेकिन वो इंडिविजुअल जीन्स जो है उनमें से वो इंडिविजुअल जीन हमेशा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करते हैं। इसीलिए जो आपका पॉलीजीन्स है वो मैंडल इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, ये ध्यान रखना। और क्यों करता है, ओवरऑल नहीं करता, लेकिन पॉलीजीन खुद छोटे छोटे स्मॉल कम्युलेटिव जीन से बना हुआ है जो इंडिविजुअली जीन्स मैंडल लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये एक अलग से चीज ध्यान रखना, बाकी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में जो डिफरेंस है वो वही रहेंगे, है ना, क्योंकि हम ब्रॉड एक्शन पे काम कर रहे हैं, उसके पीछे कौन रेगुलेट करता है उस पे हम फोकस नहीं कर रहे, डिफरेंस सारे वही रहेंगे, ठीक है। अब देखो ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन, ये टर्म अच्छा कौन बताएगा, ये टर्म तो फेमस है। क्या होता है ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन? हम्म, देखो क्या होता है, हाँ चलो थोड़ा आपको रिलेट है, गुड है ना। सो सेग्रीगेशन देख क्या जनरेशन है, तो देखो सेग्रीगेंट वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं पहले बताओ। F2 और फर्दर जनरेशन ना। देखो इस ये ध्यान रखना, मैं वापस बोल रही हूँ, इस क्लास में ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं है ना, क्योंकि अब देखो अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पढ़ाना होता तो मैं इतना समझाती नहीं आप लोगों को, है ना। क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई बेसिक भी नहीं आता तो आप इजीली पूछो, ऐसा नहीं है कि हम सीधे ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन पढ़े और आपको इसमें डाउट है कि सेग्रीगेंट्स क्या होते हैं, ऐसा नहीं कि हम फिर उसको इग्नोर कर देंगे ना। अगर स्टूपिड आपको लगता है वो स्टूपिड है तो आप पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो सेग्रीगेंट्स क्या होते हैं, F2 से लेके जो भी फर्दर जनरेशन है Fn तक, दीज ऑल आर सेग्रीगेंट्स, है ना। F1 हाइब्रिड हुआ उसके बाद सेल्फिंग करवाने से ये सब आते हैं सेग्रीगेशन। अब ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन क्या होता है, जो मान लो हमने प्लांट लिए ना, यहाँ पे देखो
एक हमने ये पेरेंट ले लिया P1, ठीक है, एक मान लो ये पेरेंट ले लिया P2। अब देखो, आप जो देखोगे हो सकता है अगर एक F1 आएगा फिर आपके F2 आएगा। अगर F2 के अंदर जो आपकी प्रोजनी आई वो बियॉन्ड द रेंज ऑफ पेरेंट्स चली जाए, उसको हम बोलते हैं ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन। अब बियॉन्ड द रेंज का क्या मतलब हुआ? देखो यहाँ पर अगर जो है, अब वही मान लो हम एडिटिव, ये भी किस पे बेस्ड होता है? एडिटिव जीन एक्शन पर ही बेस्ड है ना। तो देखो यहाँ पे मान लो ए जो है आपका, हमने जो पॉइंट मान लिए ना, तो यहाँ पे देखो जो ए है आपका, यहाँ पे हम 0.5 अगर मान के चले, इफेक्ट जो है ये देखो एक सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ कितने आपके डोमिनेंट एलील है? 2 है, ठीक है, एक का। और यहाँ पे भी आपके डोमिनेंट एलील कितने हैं? 2 है, ठीक है। जब आप ऐसा अगर प्रोजनी आ जाए जहां पर आपके डोमिनेंट एलील कितने हो गए? अब 4 हो गए, या फिर यहाँ पे आपके डोमिनेंट एलील कितने हो गए? 0 हो गए, तो ये दोनों आपके प्रोजनी से, पेरेंट से क्या हो गए? बाहर चले गए। ऐसे को हम बोलते हैं ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग इन सेग्रीगेटिंग जनरेशन। पहली बात तो ये ध्यान रखना, किस में होता है? F2 या उसके बाद की जनरेशन में। और होता क्या है, अगर जो आपके ट्रेट्स हैं उसका एक्सप्रेशन आपके पेरेंट्स के एक्सप्रेशन से ज्यादा या कम हो जाए, है ना, दोनों हो सकता है, रेंज तो कहीं भी जा सकती है, बट दोनों पेरेंट्स से बाहर की रेंज में अगर एक्सप्रेशन होता है ट्रेट का, उसको हम बोलते हैं ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन, ठीक है। होता किसके कारण है? एडिटिव जीन एक्शन के कारण। अब ये कब पॉसिबल है? तो उसमें देखो क्या होता है, ये तब पॉसिबल है अगर मान लो हमने पेरेंट्स जो लिए, है ना, मान लो इसके अंदर एक पेरेंट होता ए बी बी, तब क्या सेग्रीगेटिंग जनरेशन आती? नहीं आती, है ना, क्योंकि चारों डोमिनेंट एलील का तो हमने ऑलरेडी पेरेंट ले लिया। अब उससे ज्यादा क्या आएगा, है ना, जब 4 ही एलील है तो और क्या आप करोगे? तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो एक कंडीशन जो ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन के लिए होनी जरूरी है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं उसमें जो पॉजिटिव एलील है वो अलग अलग जीन के लिए होने चाहिए, है ना। तभी तो क्या होगा, जब दोनों मिलेंगे तो हो सकता है दोनों के जीन साथ में आ जाए, जो कि आपका यहाँ पर हुआ है ना। यहाँ से बी का डोमिनेंट जीन आ गया, यहाँ से ए का डोमिनेंट जीन आ गया, और आपके पास प्रोजनी आ गई। तो पहली कंडीशन ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन की कब पॉसिबल है? व्हेन टू पेरेंट्स हैव पॉजिटिव एलील फॉर डिफरेंट जीन, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? सेग्रीगेंट जो आपके जो जीन है वो टू एक्सट्रीम होमोजाइक प्रोड्यूस करें F2 में, ना, ये डेफिनेशन वाला ही है कि हो सकता है कि मान लो पेरेंट्स से अलग आए, है ना, बट पेरेंट्स से अलग आना मोटिव नहीं है, ऐसा होना चाहिए कि वो पेरेंट्स के उसको सरपास करे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बीच में अगर ये और एलील मान लो, है ना, मान लो यहाँ पे ए बी बी सी और स्मॉल सी और स्मॉल सी, है ना, 3 एलील से मान लेते हैं, है ना। तो हो सकता है आपके क्या हो, जो ए बी बी में तो आ जाए, बट यहाँ पे आपका नहीं आ रहा, है ना। तो हमें क्या चाहिए, वो पेरेंट को सरपास करना जरूरी है, बीच में इंटरमीडिएट में नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं? एक तो सिंपल आएगा आपका डिफाइन, ठीक है, कि द अपीयरेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग इन सेग्रीगेटिंग जनरेशन इज कॉल्ड एज सरपासिंग द रेंज, है ना, सिंपल डेफिनेशन आती है। तो ध्यान रखना उसका आंसर क्या आपका? ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन। दूसरा, ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है कि अगर स्टेटमेंट्स में आ जाए तो ये स्टेटमेंट आ सकती है कि वो तभी पॉसिबल है इफ टू पेरेंट्स हैव पॉजिटिव एलील फॉर डिफरेंट जीन, ठीक है। और तीसरा जो बहुत फेमस क्वेश्चन है आता है कि ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन जो है वो कौन से जीन एक्शन पे बेस्ड है, तो वो ध्यान रखना एडिटिव जीन एक्शन के ऊपर बेस्ड है। अब ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन जो है हम 2 बार और देखेंगे। जैसे ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन को लाने के लिए हम क्या करते हैं? बल्क मेथड हो गया, पेडिग्री मेथड हो गया, है ना, बैक क्रॉस मेथड हो गए, ये सारे मेथड्स जो है जो हम सिलेक्शन करते हैं, इन सब मेथड से आपके ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स आने की पॉसिबिलिटी होती है
है ना, उसी के तो बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। जो हम रीडिंग पढ़ेंगे तो और डीप में आपको मैं बताऊंगी, बट वो वही है ना, इन सब मेथड्स में हम क्या करते हैं, दो पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सेल्फिंग करवा रहे हैं। तो सेल्फिंग करवाने से कौन सा जीन एक्शन रेगुलेट हो रहा है, आपका एडिटिव जीन एक्शन। बट उसमें भी आपको अच्छे प्लांट कैसे मिल रहे हैं, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन के कारण, है ना। तो बल्क मेथड, पेडिग्री मेथड, बैकक्रॉस, इन सब में हम क्या करते हैं, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन का काम करते हैं। प्लस जब हम बायोमेट्रिक्स पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे कि 3 तरह के जीन एक्शन हो गए, डोमिनेंट जीन एक्शन, एडिटिव जीन एक्शन, है ना। तो उस एडिटिव जीन एक्शन में ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन जो है वो सिर्फ एडिटिव जीन एक्शन में आते हैं, और जो सिलेक्शन करते हैं हम वो डोमिनेंट जीन एक्शन के ऊपर ना करके हमेशा जो है किस पे करते हैं, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन के बेस पर ऑन द एडिटिव जीन एक्शन, है ना। तो ये ध्यान रखना, प्लांट ब्रीडिंग में हमारा फोकस किस पे है, एडिटिव जीन एक्शन पे, क्योंकि सारे करेक्टर्स कैसे हैं, पॉलीजीन नेचर के हैं। ईल जो है, जो भी हमें करेक्टर्स को इम्प्रूव करना है, दोज आर ऑल पॉलीजेनिक इन नेचर, ठीक है। सो ये देखो आपका हो गया, आपका ये